वेलकम डियर स्टूडेंट्स। सो इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे राइबोसोम्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, राइबोसोम्स जो हैं वो बनते हैं आरएनए से और प्रोटीन से। सो दैट्स व्हाई राइबोसोम आर कॉल्ड एज राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स। अगर कोई मॉलिक्यूल आरएनए से और प्रोटीन से बनता है तो उसको हम राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कहेंगे। सो राइबोसोम इज अ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। राइबोसोम की पोजीशन के आगे बारे में बात करें तो हमने देखा था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसके मेम्ब्रेन में राइबोसोम्स अटैच रहते हैं, राइट। सो अगर हम पोजीशन की बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट रहेंगे और साथ ही साथ साइटोप्लाज्म में फ्री फ्लोटिंग फॉर्म में भी राइबोसोम्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो राइबोसोम्स के दो एरियाज हैं, एक है साइटोप्लाज्म में फ्री फॉर्म में और दूसरा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन। नाउ द राइबोसोम्स वर डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट पैलेडे। और अगर ऑकरेंस की बात करें तो सारे लिविंग सेल्स में राइबोसोम्स देखने को मिलेंगे, बोथ प्रोकैरियोट एज वेल एज यूकैरियोट, राइट। प्रोकैरियोट एज वेल एज यूकैरियोट में आपको राइबोसोम्स देखने को मिलेंगे। फिर सवाल है कि राइबोसोम का नंबर कितना रहेगा। तो राइबोसोम का नंबर सेल टू सेल वेरी कर सकता है, लेकिन हम राइबोसोम और आरएनए कंटेंट सेल के अंदर जो प्रेजेंट रहेगा उसको रिलेट कर सकते हैं। जितना ज्यादा आरएनए का कंटेंट रहेगा सेल के अंदर उतना ज्यादा राइबोसोम का नंबर रहेगा, राइट। तो नंबर कितना रहता है उसके जगह हम ये कहते हैं कि आरएनए का कंटेंट जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा राइबोसोम का नंबर रहेगा। अब अगर राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम यह एक कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस करता है जिसको हम राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर एक राइबोसोम कॉम्प्लेक्स शो कर रहे हैं और ये राइबोसोम कॉम्प्लेक्स प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। राइबोसोम कॉम्प्लेक्स दो चीजों से बनता है, राइबोसोम का स्मॉल सबयूनिट और राइबोसोम का लार्ज सबयूनिट। तो हम कहेंगे कि एक राइबोसोम का स्मॉल सबयूनिट रहता है, एक लार्ज सबयूनिट रहता है, वो दोनों मिलके क्या बना देंगे, राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स बना देंगे, कुछ ऐसे, राइट। सो जो स्मॉल सबयूनिट और लार्ज सबयूनिट है वह एक दूसरे के साथ एसोसिएट होते हैं, लेकिन दो राइबोसोम्स के बीच में आपको मिलेगा एमआरएनए। ठीक है, जब एमआरएनए के बीच में दोनों तरफ, मतलब कि जब राइबोसोम के बीच में एमआरएनए प्रेजेंट रहेगा और फिर बाद में उधर से टीआरएनए आ रहा होगा अमीनो एसिड को लेकर, तो ओवरऑल ये सारे इवेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं ट्रांसलेशन नाम की प्रोसेस को, जिसको हम कहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। तो आगे जाकर हम डिटेल में ट्रांसलेशन को समझने वाली हैं। फिलहाल के लिए हम ये बात ध्यान में रखते हैं कि जब ट्रांसलेशन प्रोसेस होती है तब राइबोसोम का एक्टिव रोल वहां पर रहेगा। राइबोसोम का स्मॉल सबयूनिट और लार्ज सबयूनिट ये दोनों साथ में मिलते हैं एमआरएनए के ऊपर, फिर एमआरएनए के ऊपर ट्रांसलेशन नाम की प्रोसेस होती है। यह राइबोसोम आगे की डायरेक्शन में मूव करेंगे, मतलब कि एमआरएनए को रीड करेंगे। जैसे जैसे एमआरएनए को रीड करेंगे वैसे वैसे अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते जाएंगे और पॉलीपेप्टाइड चेन बनती जाएगी और इस तरीके से प्रोटीन सिंथेसाइज होगा। ठीक है, तो क्या आपको प्राइमरी लेवल पर राइबोसोम्स का रोल समझ में आ गया? ओके, देन बात करते हैं राइबोसोम के अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में। तो हमने कहा है कि राइबोसोम्स दो सब यूनिट से बनता है जो कि साइटोप्लाज्म में सेपरेट फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे।
मतलब कि स्मॉल सबयूनिट सेपरेटली प्रेजेंट रहेगा, लार्ज सबयूनिट सेपरेटली प्रेजेंट रहेगा। और हम कह रहे हैं कि एमआरएनए के ऊपर ये दोनों सबयूनिट बाइंड होते हैं, जिसकी वजह से राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स बनेगा। टुगेदर दे विल फॉर्म राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स। अब अगर हम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की बात करें, जो कि है 70s राइबोसोम, इसके इसको कंसीडर करके हम स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा यहाँ पर बात कर लेंगे। हमने कहा है कि राइबोसोम्स में दो सबयूनिट रहते हैं, एक है स्मॉल सबयूनिट और दूसरा है लार्ज सबयूनिट। स्मॉल सबयूनिट is an oblate ellipsoid in shape and fits as a cap on flat side of larger subunit. लार्जर सबयूनिट की जो फ्लैट साइड रहेगी, ठीक है, ये रही लार्जर सबयूनिट की फ्लैट साइड। तो इस फ्लैट साइड के ऊपर एज अ कैप एडजस्ट होता है स्मॉल सबयूनिट। तो ये जो स्मॉल सबयूनिट है वह लार्ज सबयूनिट के ऊपर एज अ कैप एडजस्ट हो जाएगा। और ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर क्या है? इलिप्सॉइड इन शेप। ये थोड़ा सा फ्लैट भी है और डिस्कॉइडल है, यानी कि डिस्क शेप है। अगर हम इसके लोअर सरफेस की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लोअर सरफेस। तो दिस लोअर सरफेस इज स्लाइटली कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉन्वेक्स मतलब कि कुछ ऐसा। ओके, और जो अपर सरफेस है वह आपको कुछ ऐसा दिखेगा, दैट इज कॉनकेव, कुछ ऐसे, राइट, इन शॉर्ट कुछ ऐसे। और दोनों तरफ आपको कुछ डिप्रेशंस दिख रहे होंगे, राइट, जिनको हम डेंट कहेंगे। तो ऊपर वाला जो डिप्रेशन है उसको डेंट कहा जाएगा और नीचे वाला जो डिप्रेशन है उसको क्लेफ्ट कहा जाएगा। ठीक है, तो द अपर depression is called as dent and the lower depression will be called as cleft. अब ये हो गई बात स्मॉल सबयूनिट। अब बात करते हैं हम लार्ज सबयूनिट के बारे में। सो द लार्ज सबयूनिट इज समवॉट स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर और उसके पास 3 कॉन्वेक्स साइड्स रहती हैं। ये पहली कॉन्वेक्स साइड है, राइट, दिस इज फर्स्ट कॉन्वेक्स साइड, ये वाली। उसके बाद नेक्स्ट रहेगी ये वाली, राइट, और उसके बाद नेक्स्ट रहेगी ये वाली। सो देयर आर 3 कॉन्वेक्स साइड्स एंड देयर इज प्रेजेंस ऑफ अ कॉनकेव बॉटम। बॉटम कैसा है? कॉनकेव। द मेन बॉडी इज कॉल्ड एज बेस। तो बेसिकली जो ये वाला पार्ट रहेगा मेन बॉडी, दैट विल बी कॉल्ड एज बेस। और इस बेस के ऊपर आपको 3 कॉन्वेक्स साइड्स देखने को मिलेगी। तो कुछ इस तरीके से स्मॉल सबयूनिट और लार्ज सबयूनिट का अल्ट्रा स्ट्रक्चर रहेगा। अब हमने ये कहा है कि राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में प्रेजेंट रहते हैं। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स को हम कहेंगे 70s टाइप ऑफ राइबोसोम्स। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स को हम कहेंगे 80s टाइप ऑफ राइबोसोम्स। अगर हम 70s टाइप ऑफ राइबोसोम्स की बात करें तो इसका जो स्मॉल सबयूनिट है, it will be called as 30s and the large subunit will be called as 50s। ठीक है, स्मॉल सबयूनिट को क्या कहा जाएगा? 30s। लार्ज सबयूनिट को क्या कहा जाएगा? 50s। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स में जो स्मॉल सबयूनिट है उसे 40s कहा जाएगा और जो लार्ज सबयूनिट रहेगा उसको 60s कहा जाएगा। So together this will form 70s complex in case of prokaryotes and 80s ribosomal complex in case of eukaryotes। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर कुछ ऐसे भी ऑर्गेनेली है जिनमें प्रोकैरियोटिक ओरिजिन के राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट।
ये ऐसे दो ऑर्गेनेली है जिनमें 70s टाइप ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। इसका मतलब ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये ऐसे दो ऑर्गेनेलीज हैं जो डेफिनेटली प्रोकैरियोट से आए हैं, क्योंकि अगर यूकैरियोटिक सेल में कोई प्रोकैरियोटिक चीज प्रेजेंट है, इसका मतलब ये है कि जिस एरिया में प्रोकैरियोटिक चीज प्रेजेंट है वो किसी न किसी प्रोकैरियोट से आई है। So therefore we can say that both these organelles have prokaryotic origin. Right? प्रोकैरियोटिक origin रहेगा। Now we are saying that ribosomes is made up of two things, rRNA and protein. अगर हम 70s राइबोसोम की बात करें पहले, तो 70s राइबोसोम में जो स्मॉल सबयूनिट है उसे हमने क्या कहा, 30s, और जो लार्ज सबयूनिट है उसे उसको हमने क्या कहा, 50s। सो इस स्मॉल सबयूनिट दैट इज 30s में 16s rRNA और 5s rRNA प्रेजेंट रहेगा, right? This small subunit has 16s rRNA and 5s rRNA, and there are 21 proteins. There are 21 proteins जो मिलके स्मॉल सबयूनिट को प्रोड्यूस करते हैं। So 16s rRNA, 5s rRNA और 21 प्रोटीन्स S1 to S21, ऐसे 21 प्रोटीन्स मिलके राइबोसोम्स को प्रोड्यूस करते हैं, स्मॉल सबयूनिट ऑफ राइबोसोम्स को प्रोड्यूस करेंगे 70s टाइप। और अगर लार्ज सबयूनिट की बात करो तो 23s टाइप का आरआरएनए और नियरली 31 प्रोटीन्स मिलके लार्ज सबयूनिट प्रोड्यूस होगा, तो उन प्रोटीन्स को हम L1 to L31 कह सकते हैं। देन दूसरी बात आती है एटीएस राइबोसोम्स के बारे में। एटीएस राइबोसोम्स दो चीजों से बनते हैं, एक है स्मॉल सबयूनिट, दूसरा है लार्ज सबयूनिट। जो स्मॉल सबयूनिट रहेगा उसको 40s कहेंगे हम, लार्ज सबयूनिट को 60s कहेंगे। स्मॉल सबयूनिट में 18s rRNA, 5s rRNA, 5.8s rRNA प्रेजेंट रहेगा और नियरली 33 प्रोटीन से यह स्मॉल सबयूनिट बनता है। मतलब कि 3 तरीके के राइबोसोम्स और 33 तरीके के प्रोटीन्स मिलके स्मॉल सबयूनिट 40s सबयूनिट बनाते हैं, राइट? और अगर लार्ज सबयूनिट की बात करो तो लार्ज सबयूनिट को बनाने के लिए 20s rRNA रिस्पॉन्सिबल है अलॉन्ग विथ 50 प्रोटीन्स जिसको हम L1 to L50 कह सकते हैं, राइट? सो 70s type of ribosomes and 80s type of ribosomes, these are produced from rRNA and proteins। और वो कौन से rRNA हैं और कौन से प्रोटीन्स हैं या टोटल नंबर ऑफ प्रोटीन्स कितने हैं वो हमने इस चार्ट में डिस्क्राइब कर लिया है, ठीक है? देन नाउ टॉकिंग अबाउट द पॉलीराइबोसोम्स। अब देखिए, हमने जब राइबोसोम्स के प्रेजेंस के बारे में डिस्कशन किया था तब हमने ये कहा कि राइबोसोम्स एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट रहेंगे या साइटोप्लाज्म के अंदर फ्री फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है? देखो, बात ऐसी है कि साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसा हो सकता है कि एक mRNA के साथ मोर देन वन राइबोसोम एसोसिएटेड है, मोर देन वन राइबोसोम्स are associated with mRNA। तो there is a single mRNA जिसके ऊपर
more than one ribosomal complex present है. This is 1, 2, 3 and 4, right? तो जब एक mRNA के साथ मल्टीपल राइबोसोम एसोसिएटेड रहते हैं, that situation is called as polyribosomes. और पॉलीराइबोसोम्स ये कहां पर आपको देखने को मिलेंगे? साइटोप्लाज्म. अगर हम बात करें कि सबसे पहला कौन सा राइबोसोम अटैच हुआ था, तो जो सबसे पहला राइबोसोम अटैच हुआ था वो ये है, दूसरा ये रहेगा, तीसरा ये रहेगा और चौथा ये रहेगा. ठीक है, तो इमेजिन करो ये पहला वाला यहाँ पर आया, बाइंड हुआ, उसने एमआरएनए को रीड किया, फिर बाद में वह डिसअसेंबल हो गया और डिसअसेंबल होते होते कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड का प्रोडक्शन किया. राइट, तो कुछ इस तरीके से एमआरएनए आता है, दोनों सबयूनिट राइबोसोम के दोनों सबयूनिट आते हैं, राइबोसोम के साथ एसोसिएट होते हैं, एमआरएनए को पूरी तरीके से रीड करते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोड्यूस करते हैं और फिर बाद में स्टॉप कोडॉन आने के बाद वहां से वे रिमूव हो जाते हैं. मतलब कि राइबोसोम्स का मेजर फंक्शन किसमें है? प्रोटीन सिंथेसिस में. राइट, so polyribosome represents a condition in which more than one ribosomes are associated with single mRNA. Then talking about the functions of ribosome. So the most important function of ribosome is protein synthesis. Right? प्रोटीन सिंथेसिस में इवेंट्स क्या होते हैं, मैं शॉर्ट तरीके से आपको बताता हूं. पहले तो जो स्मॉल सबयूनिट रहता है राइबोसोम का, वह बाइंड करेगा एमआरएनए के साथ, फिर बाद में लार्ज सबयूनिट आके बाइंड करेगा एमआरएनए के साथ, फिर बाद में जो राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स है, जो स्मॉल सबयूनिट और लार्ज सबयूनिट के बाइंडिंग से बना है, दैट राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स विल रीड एमआरएनए और एमआरएनए को रीड करते करते पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी and that polypeptide chain will later be released at stop codon. जैसे ही स्टॉप कोडॉन आएगा, स्टॉप कोडॉन आते से ही राइबोसोम डिसअसेंबल हो जाएंगे और प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है डीएनए, डीएनए से प्रोड्यूस होगा एमआरएनए जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड रहता है. यह एमआरएनए बाहर भेजा जाएगा, तो ये देख सकते हैं आप एमआरएनए, फिर एमआरएनए के ऊपर लार्ज सबयूनिट बाइंड हुआ है, उसके ऊपर स्मॉल सबयूनिट बाइंड हुआ है. आप देख सकते हैं कि टीआरएनए अमीनो एसिड्स को लेकर आ रहे हैं. ठीक है, दीज आर अमीनो एसिड्स. ओके, तो अमीनो एसिड्स जो हैं वो अटैच होने वाले हैं यहाँ पर, और एक एक अमीनो एसिड अटैच होके फिर बाद में पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोड्यूस हो. ओके, तो दिस इज द मेजर फंक्शन ऑफ राइबोसोम व्हिच इज प्रोटीन सिंथेसिस. तो इस वीडियो लेक्चर में हमने पहले राइबोसोम्स को समझा, उसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर को समझा, उसके टाइप्स को समझा, उसके कंपोजिशन को समझा और एट द एंड हमने राइबोसोम्स के फंक्शन को समझा. राइट, क्लियर? ओके.